नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज हम बीएससी एग्रीकल्चर में एक कोर्स पढ़ाया जाता है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, और ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग नाम के सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। और ये कोर्स गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो उसका पहला जो टॉपिक है, चूंकि सिलेबस तो देश की सारी यूनिवर्सिटियों का सेम ही होता है, तो उसका पहला टॉपिक है प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वही पहला टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज हम आप लोगों के लिए सामने डिस्कस करेंगे प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी। यानी मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो उनके पहले क्या कंसेप्ट थे हेरिडिटी के, और उनके आने के बाद जो उनका हुआ वो क्या हो गए। ठीक है, तो वही हम, और सबसे पहले उससे भी पहले हम इसी वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स जो होता है सब्जेक्ट, आनुवंशिकी, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। ओके, अब मैं डिस्कस करता हूं यहां से इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए, जेनेटिक्स मतलब क्या होता है। जेनेटिक्स, कोई भी आपसे पूछ ले जेनेटिक्स क्या है, आनुवंशिकी क्या है, तो आप कहेंगे स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी वंशागति और विभिन्नताओं या विविधताओं का अध्ययन जो है वही जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, ये परिभाषा सिंपल सी हो गई। अब हेरिडिटी क्या होता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या है कि जो लक्षण है, कैरेक्टर है, वो जनकों से यानी पेरेंट्स से उनकी संततियों में यानी उनके बच्चों में, उनके ऑफस्प्रिंग में जो जा रहे हैं, तो उसी की स्टडी को हेरिडिटी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, माता पिता से संतानों में लक्षणों का संचरण यानी ट्रांसमिशन। वेरिएशन क्या होता है, विभिन्नता, तो इंडिविजुअल ऑफ सम स्पीसीज हैव सम डिफरेंट, मतलब डिफरेंसेस, डिफरेंट, तो जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनकी यानी उनमें कुछ ना कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसी को कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन दो प्रकार का हो सकता है जो भिन्नता है, पहला सोमैटिक यानी कायिक, और दूसरा जर्मिनल। ठीक है, तो सोमैटिक जो है इसको फॉल्स वेरिएशन बोलते हैं और नॉन हेरिटेबल ये होता है, और जर्मिनल को ट्रू वेरिएशन बोलते हैं और ये हेरिटेबल होता है। ठीक है, देखिए, हेरिटेबल दो प्रकार का होता है, पहला है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा है नॉन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां पर देखिए आप लोग कुछ, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, देखिए, टर्म जेनेटिक्स दिया था, जेनेटिक्स शब्द, ये देखिए ऐसा ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एकदम क्लियर कट ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, इसीलिए तो मैंने हाईलाइट किया है। हाईलाइट किया मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक्स टर्म दिया था बेटसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के एक साइंटिस्ट थे, वहां की सिलिसिया के स्थान के। ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो वो बेटसन को यानी डब्ल्यू बेटसन को कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है, तो यानी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का मतलब है कि आनुवंशिक प्रायोगिक जो आनुवंशिकता होती है, प्रायोगिक आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है मॉर्गन को, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन को। और ये लिखा गया है कि आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है बेटसन को, और आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। और जेनेटिक्स शब्द दिया था बेटसन ने। ठीक है, जीन शब्द दिया था जॉनसन ने, और फैक्टर दिया था मेंडल ने। फैक्टर, मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द यूज किया था, वही बाद में जीन हो गया। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कुछ देखिए, तो इसका जन्म हुआ था जुलाई 1882 में, मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 में। ठीक है, ऑस्ट्रिया के सिलिसिया नाम के जगह पर। प्रयोग इन्होंने 1856 से 1863 पर किया था उस समय, और जंगली मटर 2N14 पर किया था। तो इन्होंने 3 नियम दिए, मेनली 2 ही दिए, लेकिन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसको अलग मान लिया जाता है। ठीक है, पहला है प्रभाविता का नियम। ठीक है, दूसरा है प्रभाविता यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस वही। दूसरा है पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, यानी ये यूनिवर्सल लॉ यानी सार्वभौमिक नियम है, इसका कोई अपवाद यानी एक्सेप्शन नहीं है। इसको इंग्लिश बोलते हैं पृथक्करण के नियम को लॉ ऑफ सेपरेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमने, आप ये बता सकते हैं कि हमने किस चीज की फोटो लगाई है, कमेंट में आप बता दीजिए। ठीक है, तो अब हम बताते हैं, देखिए, ये क्रोमोसोम
यानी गुणसूत्र, आप लोग पता भी कि धागे के समान उलझी हुई संरचना होती है, तो वही क्रोमोसोम का हमने यहाँ पर फिगर लगाया है, धागे के जैसी उलझी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी यूनिट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। ये क्या कह रहा है कि जो हेरिडिटी यूनिट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो वंशागति इकाई है वो जिम्मेदार है किसके लिए, तो इनहेरिटेंस यानी वंशानुक्रम तथा अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर यानी लक्षणों के अपीयरेंस के लिए। ठीक है, एलिल 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 कुछ लोग एलील बोलते हैं, ALLELE होता है, तो इसको दिया था बेटसन ने, W बेटसन ने। ठीक है, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, इसको वंशागति, देखो हेरिडिटी को बोलते हैं हिंदी में वंशागति और इनहेरिटेंस को बोलते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, लक्षणों का पूर्वजों से संतानों में जाना, उसी को कहते हैं वंशागति, यानी पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसी को कहा जाता है वंशागति। लैंगिक या अलैंगिक जनन के द्वारा ये जाते हैं। अब देखिए, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट टॉपिक पर, जो आज का टॉपिक है। अभी तो हमने वो देख रहे थे हम जो बेसिक इंट्रोडक्शन है जेनेटिक्स। अब देखिए प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, यानी मेंडल के पहले क्या अवधारणा थी वंशागति यानी हेरिडिटी का, उनके बाद क्या हुई। देखिए मेंडल से पहले कुछ वैज्ञानिकों ने लक्षणों का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण को समझाने का प्रयास किया। उन वैज्ञानिकों के अनुसार लक्षणों का संतानों में जाते समय जनकों के लक्षण जो है वो मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। देखिए प्री मेंडेलियन कंसेप्ट देखिए, यानी पहले पूर्व मेंडेलियन अवधारणाएं देखिए। तो यहाँ पर पहली है मतलब प्री मेंडेलियन कंसेप्ट में पहला है अंधी आनुवंशिकता, यानी इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। देखिए ये क्या है, इन वैज्ञानिकों के अनुसार जो संतति होती है उसमें स्थानांतरण के दौरान जनकों के लक्षण मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात आनुवंशिकता अंधी होती है। ठीक है, यानी जो लक्षण है वो मतलब उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते समय मिक्स हो जाते हैं, तो इसी के अनुसार ये लोगों ने कहा कि आनुवंशिकता अंधी होती है। ये बात देखिए कौन कौन से जो थ्योरीज हैं, तो मॉइस्ट वेपर थ्योरी यानी नम वाष्प सिद्धांत। ठीक है, इसको दिया था पाइथागोरस ने 580 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये पाइथागोरस का समय तो यही माना जाता है, यानी अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 2500 साल पहले के आसपास। ठीक है, 2500-2600 साल पहले, 2.5-3। ठीक है, फिर है फ्लूइड वेपर थ्योरी यानी द्रव सिद्धांत, इसको दिया था एम्पेडोक्लेस ने 504 से 433 ईसा पूर्व। ठीक है, उसका समय काल था उनका समय था। तो फिर है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, जनन रुधिर सिद्धांत। अब देखते हैं एरिस्टोटल, इनका समय था 384 से 322 ईसा पूर्व। चौथा है आपका प्री फॉर्मेशन थ्योरी पूर्ण निर्धारक सिद्धांत। पांचवा है पैन जेनेसिस थ्योरी पैन जेनेसिस सिद्धांत। छठा है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। अब यहाँ पर थ्योरी ऑफ एपीजेनेसिस है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स में नहीं होगा तो उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ तक है। अब देखिए प्री फॉर्मेशन थ्योरी में क्या है, तो यह बात जो है स्वामेडम ने 1600 कब दिया था, 1679 में दिया था। ठीक है, स्वामेडम ने, इसके अनुसार जीव पहले से छोटे रूप में शुक्राणु या अंड कोशिका में उपस्थित था, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे होम न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी वृद्धि को प्रेरित करने के लिए निषेचन जो फर्टिलाइजेशन है वो आवश्यक होता है। ल्यूमेनहॉक ने 1672 में पहली बार शुक्राणु को देखा, जब वो माइक्रोस्कोप बना चुके थे। अब पैन जेनेसिस थ्योरी, देखिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि पैन जेनेसिस और एपीजेनेसिस एक ही है, दोनों सिद्धांत जो कि अलग अलग है। हम आपको पैन जेनेसिस यहाँ पर, एपीजेनेसिस हमको लास्ट में बता देंगे। ठीक है, यह बात मॉपेटियस, इनका काल था 1698 1757, उन्होंने दिया था मॉपेटियस ने। ठीक है, इनके अनुसार आनुवंशिकता छोटे कणों के द्वारा नियंत्रित होती है जो शरीर के सभी भागों से जनन अंगों तक आते हैं। ये कण भ्रूण में इकट्ठे होकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यहाँ पर थोड़ा धुंधला हो गया, ब्लर हो गया, इसको आप ध्यान देखिए। अब देखिए डार्विन ने क्या किया था, 1862 में इनका समय था। इसने इस सिद्धांत को रूपांतरित किया तथा क्या किया, सोचा कि शरीर की प्रत्येक जो कायिक कोशिका है, सोमेटिक सेल है, वो ऊतक छोटे कण उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें गैम्यूल्स या पैन जेनेस कहते हैं। पैन जेनेस के नाम पर ये पैन जेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड
कैरेक्टर्स यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ये क्या है देखिए, यह सिद्धांत फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क, आपने लैमार्क ने लैमार्किज्म दिया था, वो भी देखिए इसी को कहा जाता है लैमार्किज्म, लैमार्कवाद। ठीक है, तो यह सिद्धांत बहुत ही मतलब यह सिद्धांत फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने दिया था। इसे कोमल आनुवंशिकता या लैमार्कवाद यानी लैमार्किज्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार जनक के वे बाह्य लक्षण जो उनकी संतानों में जाते हैं, जो उनके जीवन काल में उपयोग या अनुपयोग के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, पोस्ट मेंडेलियन, 1 मिनट, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट में हम एपिजेनेसिस थ्योरी देख लेते हैं जी, लास्ट में मैं वही भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट यानी मेंडल की बात के उदाहरण है, तो मेंडल ने 1866 में बताया कि आनुवंशिकता जो है यानी पैरेड जर्मिनल यूनिट्स के द्वारा जो है वो नियंत्रित होती है, जिसे कारक यानी फैक्टर कहते हैं। उसी का नाम जो है जॉनसन ने जीन कर दिया, वर्तमान में इसे जीन कहा जाता है, लिखा हुआ है। इसे वंशानुक्रम जिसको इनहेरिटेंस बोलते हैं उसका क्लासिक प्रिंसिपल यानी क्लासिक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कारक, 1 मिनट, हाँ अब देखिए थोड़ा जूम आउट कर दूं तभी दिखेगा सही से, अब सही है। ये देखिए यहाँ पर ये कारक शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में युग्मकों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। कारकों को आनुवंशिकी का भौतिक आधार, ये मेन है कि जीन को फिजिकल बेस ऑफ लाइफ कहा जाता है। जीन वही जो पहले फैक्टर कहा जाता था, तो आनुवंशिकता का भौतिक आधार बोलते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता का, ठीक है, यानी फिजिकल बेस ऑफ जेनेटिक्स, फिजिकल बेस ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है फैक्टर को यानी जीन को, जबकि फिजिकल बेस ऑफ लाइफ बोला जाता है यानी जीवन का भौतिक आधार बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य को। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म विभाजित होता है वो हम देखेंगे सेल वाले चैप्टर में। देखिए आगे क्या है, कारकों, ये हो गया, कारक गुणसूत्र के छोटे खंड होते हैं, ये सब मेंडल कह रहे हैं। कारक कारक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों के घटकों के रूप में पास होते हैं, इसलिए कारकों को आनुवंशिकता यानी आनुवंशिकी का गुणसूत्रीय आधार भी कहा जाता है। ठीक है, गुणसूत्र में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, ये मेन है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखेंगे, इसलिए डीएनए को आनुवंशिकी का रासायनिक आधार कहते हैं। देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत देख लीजिए, तो इसको थियोडोर सटन, देखिए थियोडोर सटन और वाल्टर बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। यह आनुवंशिकी का आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो जीन होता है वो आनुवंशिकता की इकाइयां होती हैं, गुणसूत्र में पाई जाती हैं। गुणसूत्र जीवों के वंशानुगत वाहक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब ये देखते हैं दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अब 1 मिनट साथियों, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस यानी एपिजेनेसिस का सिद्धांत, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए क्या क्या अंतर है। एपिजेनेसिस जो है इस सिद्धांत को CF वोल्फ ने और के वॉन बियर द्वारा दिया गया था, जबकि पैनजेनेसिस जो है ये चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। ठीक है, एपिजेनेसिस में क्या है कि जो CF वोल्फ और वॉन बियर थे उन्होंने बताया कि जो एग होता है वो स्पर्म कोशिकाओं के में जो स्पर्म कोशिकाओं में लघु मानव नहीं होते हैं वो बताया गया। उनका तर्क था कि जीव असंगठित सामग्री से शुरू होते हैं, धीरे धीरे अधिक जटिल बनने की ओर बढ़ते हैं। एक अंड या बीजाणु से पौधे या जानवर का विकास जो है वो प्रक्रियाओं द्वारा शुरू होता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे, जिसे असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड सेल मासेज अंगों और ऑर्गन सिस्टम्स से भिन्न होते हैं। यह यूनिवर्सल था। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म भी है। ठीक है, अगस्त विजमैन ने दिया था, तो ये नोट्स में नहीं है, तो हम आपको फोटो आज ही इसका जो इमेज है हम अपने नोटबुक पर किसी पर लिख के हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, वहां से आप लिख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है। ठीक है, अब आज 6 दिन हो चुके हैं, रोज पिछले 6 दिनों से 1 जून से रोज आपको 3 वीडियोस हमारे चैनल पर मिल रही हैं। एक 11th एग्रीकल्चर की, एक 12th एग्रीकल्चर की, एक BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो ये मेरा ही नोट्स है। ठीक है, आपने अच्छे क्वालिटी कंटेंट नोट्स के साथ कराएंगे, और PDF भी हम आपको दे रहे हैं, रोज के रोज PDF आपको दे रहे हैं टेलीग्राम पर, वहां से आप बिल्कुल बिना किसी कठिनाई के नोट्स अपने बना सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि दूसरे के नोट्स से आपको नहीं पढ़ना है, नोट्स आप खुद बनाएं। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है।
ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे एवरीथिंग के साथ। और लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे जुड़ के आप क्वेरी जो हमसे सॉल्व करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।